अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं मैं आपका राहिब जतोई एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूं। और ये वीडियो जो है वो जर्मन कराची कौंसलेट और इस्लामाबाद एम्बेसी या फिर पाकिस्तान और इंडिया और मुख्तलिफ़ ममालिक में जहां से भी लोग अप्लाई करते हैं वीज़ा के लिए और जिन्हें अपॉइंटमेंट मिल चुकी है उसके बाद वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म को फ़िल करना पड़ता है। तो बहुत ज़रूरी डॉक्यूमेंट है और उसे फ़िल करने के लिए मैंने सोचा कि ये वीडियो मैं बनाऊँ, क्योंकि बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा था कि इस पर वीडियो बनाएं, तो इसीलिए आज मैं आपके सामने हाज़िर हूँ। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली जाकर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर वीडियो आप तक पहुँच सके। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम गूगल में जाएंगे। तो मैं क्यों कराची से हूँ, तो आप भी मतलब कि जर्मनी की वेबसाइट पर जाएंगे और उसके बाद वीज़ा स्टडी एंड लैंग्वेज कोर्सेज ये लिंक पर क्लिक करेंगे। और लिंक पे क्लिक करने के बाद आपके पास ऐसा इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स जो भी वीज़ा इंटरव्यू के लिए रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पर सब मेंशन है। तो उसमें से वीज़ा एप्लीकेशन फ़ॉर्म है एक, और दूसरा है डिक्लेरेशन फ़ॉर्म। ठीक है, तो ये एप्लीकेंट डिक्लेरेशन फॉर्म इसे तो हम बाद में करते हैं, लेकिन सबसे पहले ये जो जर्मनी एम्बेसी की तरफ से जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं उसे हम पहले फ़िल आउट करते हैं। तो ये हमारा एप्लीकेशन फॉर्म है, इसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सब पर्सनल इंफॉर्मेशन, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स और जो भी ये सब रेड कलर से हाईलाइटेड है। ये रेड कलर से हाईलाइटेड है बिकॉज जब आप इन्हें फिल आउट करेंगे तो ये ग्रीन में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये मैंने पहले से ही बनाकर ये सब फिल आउट करके मैंने अलग से बना लिया था ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो और वीडियो भी ज़्यादा लेंथी ना हो। तो इसलिए मैंने ये सब फिल करके मैंने एक साइड पर रख दिया था। ये मैंने पहले ही डाउनलोड करके रखा हुआ था और उसको फिल करके रखा हुआ था ताकि जैसे ही हम फॉर्म फिल करें तो हमें दोबारा फिल नहीं करना पड़े, बस ऊपर से ही आपको हर चीज़ समझ आ जाएगी। तो चलें हम डायरेक्ट उसी फॉर्म पर चलते हैं जो मैंने पहले से ही फिल किया हुआ है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो मैंने पहले से फिल किया हुआ है। तो यहाँ पर पर्सनल डेटा ऑफ द एप्लीकेंट से सबसे पहले पर्सनल इंफॉर्मेशन है, जहाँ पर आप फैमिली नेम और फर्स्ट नेम और जो भी डिटेल्स हैं यहाँ मौजूद हैं। तो ये उसके बाद आप पहले आप देख सकते हैं कि मैंने अपना फ़र्स्ट नेम लिखा हुआ है राहिब, और उसके बाद जो फैमिली नेम आपका जो भी है वो आप फैमिली नेम लिख सकते हैं। मेरा जतोई है तो मैंने जतोई लिख दिया। उसके बाद आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आपने यहाँ पर लिखनी है। और आप जहाँ पर प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ पर आपकी पैदाइश हुई है वो आपने शहर सिटी जो भी जहाँ पर भी आप हुए पैदा वो आपने लिखना है। तो मैंने अपना कराची लिखा हुआ है। और कंट्री आपका कौन सा है, कंट्री ऑफ बर्थ, तो मैं पाकिस्तान से हूँ तो मैंने पाकिस्तान लिखा है। तो उसके बाद आप फीमेल हैं या मेल हैं तो आपने वो इधर फिल आउट करना है। मैं जाहिर सी बात है मेल हूँ तो खैर। तो उसके बाद फिर आपका मैरिटल स्टेटस क्या है, आप सिंगल हैं, मैरिड हैं या फिर डाइवोर्स्ड हैं, विडोर जो भी। तो मैं सिंगल हूँ तो ये मैंने यहाँ पर फिल आउट किया हुआ है। करंटली आपकी नेशनलिटी क्या है, जो भी आपकी नेशनलिटी, आप पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं या फिर किसी भी और कंट्री से हैं तो वो आप यहाँ पर फिल आउट करेंगे। उसके बाद प्रीवियस नेशनलिटी, अगर आपकी इससे पहले कोई नेशनलिटी थी या है तो वो आपने यहाँ मेंशन करनी है। उसके बाद डू यू हैव चिल्ड्रंस, अगर आपके बच्चे हैं तो वो आप मेंशन करें, अदरवाइज़ छोड़ दें इसे। तो उसके बाद हम नीचे चलते हैं। ये हमारे उसके बाद आ जाए पेरेंट्स ऑफ द एप्लीकेंट्स। अब अपने पेरेंट्स की अपने डिटेल्स देनी है। तो फादर सर नेम, जैसे कि मैंने अपना नेम बताया, आपका जैसे फ़र्स्ट नेम और लास्ट नेम ऐसे ही फादर का सर नेम और लास्ट नेम है। जो आपके वालिद साहब के आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स बने हैं उसमें हर चीज़ मेंशन है। तो वो आप जाकर देखेंगे अपनी वालदा का और वालिद साहब का, तो वो आपको हर चीज़ पता चल जाएगी वहाँ से। तो फादर का सर नेम लिखना है और फर्स्ट नेम फादर का। उसके बाद उनकी नेशनलिटी क्या है, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं या किसी और भी कंट्री से हैं, तो वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद फादर्स की डेट ऑफ बर्थ हो गई वो आपने मेंशन करनी है।
बर्थ प्लेस ऑफ द फादर, अगर फॉर एग्जांपल आपके फादर किसी और शहर में पैदा हुए लेकिन उसके बाद आपकी परमानेंट रेजिडेंसी किसी और शहर में, तो आपके फादर की जो बर्थ प्लेस है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है, और जो उनकी परमानेंट रेजिडेंसी है जहाँ पर मतलब कि वो रह रहे हैं वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। अगर ये चेंज है तो आपने चेंज कर देना है, अदरवाइज़ आपने इन दोनों को सेम कर देना है। अगर उनकी बर्थ प्लेस भी उनका वही है और रेजिडेंसी भी उसी जगह पर है तो सेम एज इट इज़। उसके बाद मदर सरनेम आ जाता है, वो आपने लिख देना है जो भी आपकी वालदा का नाम है, फर्स्ट नेम और सरनेम। ठीक है, उसके बाद उनकी नेशनलिटी क्या है, पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं, जिस भी मुल्क से आप बिलोंग करते हैं वो आपने यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद वालदा की डेट ऑफ बर्थ हो गई, और प्लेस जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वो जिस भी शहर से बिलोंग करती हैं तो वो आपने मेंशन करना है। तो ये मैंने यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक कर दी, मैंने पाकिस्तान लिख दिया। तो यहाँ पर आप फॉर एग्जांपल मैं कराची लिख रहा हूँ तो आप प्लेस ऑफ रेजिडेंस है आपकी वालदा का वो आपने लिखना है। उसके बाद फर्दर हमारा आता है प्रोफेशन। तो यहाँ पर प्रोफेशन आपने, अगर आप अभी ग्रेजुएट हुए हैं और आपने मास्टर्स के लिए अप्लाई किया है तो आपने फिर स्टूडेंट या इंटर्न लिखना है। अदरवाइज़ अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो फिर जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी डेजिग्नेशन लिख सकते हैं। यहाँ पर डिफरेंट डेजिग्नेशन मौजूद हैं, वर्कर, आर्किटेक्ट, बैंकर, सिविल सर्वेंट्स, केमिस्ट, डिप्लोमेट, जो भी आप हैं तो वो आप मेंशन कर सकते हैं। बट अगर आपके पास जॉब नहीं है तो फिर आप इसको स्टूडेंट ही रहने दें। और उसके बाद फिर हम चलते हैं, ये बाकी जो हैं ये नेसेसरी नहीं है। अच्छा मैं आपको एक बात बता दूं, जहाँ पर स्टार मौजूद है, ये जैसे आप देख रहे हैं इधर स्टार इन्होंने लगाया हुआ है, और ऐसे ही मैं आपको ऊपर चल के दिखाता हूँ तो ये इन्होंने देखें यहाँ पर स्टार्स लगे हुए हैं, फैमिली नेम, डेट ऑफ बर्थ, जहाँ पर भी स्टार्स लगे हुए हैं वो कंपलसरी हैं, यू हैव टू फिल दैट। चलें फिर आगे चलते हैं। उसके बाद आता है, ये तो हमने फिर प्रोफेशन हमने फिल कर लिया, बाकी ये फर्दर इन्फॉर्मेशन इफ़ नेसेसरी ये आपने नहीं लिखना, इसको छोड़ दें। करंट एम्प्लॉयमेंट अगर इसके अलावा कोई और है तो वो आपने मेंशन करना, अदरवाइज़ इसे छोड़ दें। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स। तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स में अगर हम चलते हैं तो ये देखें आपसे करंट एड्रेस पूछते हैं और अवेलेबिलिटी, तो आप इधर अपना स्ट्रीट जो भी आपकी स्ट्रीट है वो आप लिख सकते हैं, और उसके बाद हाउस नंबर जो भी है आपका वो आप लिख दें। और अदर एड्रेस जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आप इस शहर में रहते हैं तो वो एक कंप्लीट एड्रेस होता है, अपने हाउस नंबर के अलावा, स्ट्रीट के अलावा आपके पास एक पूरे एरिया की एक इंफॉर्मेशन होती है कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और किस शहर से हैं। और तो वो आपने यहाँ पर फिल करना है अगर आप करना चाहें, अदरवाइज इट्स नॉट कंपलसरी। उसके बाद पोस्टल कोड आ जाता है, तो जो भी आपके एरिया का पोस्टल कोड है यू हैव टू राइट दैट पोस्टल कोड हेयर। और लोकेशन जो भी आपकी है तो वो आपने मेंशन करनी है यहाँ पर। उसके बाद आ जाता है आपका कंट्री, तो आप जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हैं यू हैव टू राइट दैट और सिलेक्ट दैट कंट्री ओवर हेयर। और आपका टेलीफ़ोन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, जो भी आपका है वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद आपकी जो भी ईमेल है तो वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देनी है। सो ये हमारा हो गया यहाँ पर कंप्लीट, तो कॉन्टैक्ट डिटेल्स भी हो गई हमारी। अच्छा उसके बाद आ जाता है यहाँ पर ईमेल के बाद आप नीचे देखें, डू यू रिज़ाइड इन अ कंट्री अदर देन दी वन ऑफ विच यू आर करंटली अ सिटीज़न। तो अगर आप जहाँ के सिटीज़न हैं उसके अलावा भी अगर किसी और कंट्री में आप रह रहे हैं तो वो आप यहाँ मेंशन करें। तो अगर आप किसी और कंट्री में रह रहे हैं तो उसका एड्रेस वगैरह यहाँ पर आप मेंशन करेंगे, रेजिडेंस परमिट नंबर। अगर आपकी किसी और कंट्री में रिहाइश है अपने करंटली जहाँ पर आप सिटीज़न है उसके अलावा भी, तो फिर आप इसको यस करके और आप उस कंट्री का जहाँ पर आप रिज़ाइड हैं तो वहाँ की यहाँ पर डिटेल्स देंगे, अदरवाइज़ इसको रहने दें। उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो नीचे आ जाता है आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट। तो ये आपका पासपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पासपोर्ट टाइप ऑफ ट्रेवल डॉक्यूमेंट जो भी आपका पासपोर्ट है, तो यहाँ पर ऑर्डिनरी पासपोर्ट मोस्टली सबका होता है, तो आपने नॉर्मल पासपोर्ट पर सिलेक्ट कर लेना है, ऑर्डिनरी पासपोर्ट पे। तो ये यहाँ पर आपने अपना नंबर मेंशन करना है, जो भी आपका नंबर है, डॉक्यूमेंट्स आपके जो पासपोर्ट है उस पर नंबर मेंशन होता है, पासपोर्ट नंबर, सो आपने वो यहाँ पर लिखना है। उसके बाद आपके पासपोर्ट की जो भी इशू डेट है वो आपने यहाँ पर मेंशन करनी है, और जो एक्सपायरी डेट कब तक वो
वैलिड है आपका पासपोर्ट, वो आपने यहाँ पर डेट मेंशन करनी है। और ये सब चीज़ें आपने एक्टिवली फिल आउट करनी है, क्योंकि इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, और ये गलती फिर आगे आपके लिए इशू कर सकती है। तो आपको किस स्टेट ने इशू किया है? मुझे पाकिस्तान ने इशू किया। अगर आप इंडिया से हैं तो आप अपना इंडिया लिखेंगे, और बांग्लादेश से बांग्लादेश लिखेंगे, और किसी और कंट्री से हैं तो उस कंट्री का आप मेंशन करेंगे यहाँ पर। सिमिलरली किस अथॉरिटी ने आपको ये इशू किया है? तो जैसे पाकिस्तान है, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इशू करती है, सो मैंने वो लिखा हुआ है। और अगर दूसरे कंट्रीज़ जो भी हैं वो अपने हिसाब से वो लिखते हैं, क्योंकि वो पासपोर्ट में मेंशन होता है कि ये कौन इशू करता है, या उनकी वेबसाइट पर भी आप जाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये किस अथॉरिटी की तरफ से पासपोर्ट्स इशू होते हैं। देन कहाँ पर इशू हुआ है ये? तो मुझे कराची पाकिस्तान में इशू हुआ था। तो आप भी इसी तरीके से जहाँ पे आपको इशू हुआ है, फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में किसी को न्यू दिल्ली में इशू हुआ है तो वो वहाँ का मेंशन करेगा। हर एरिया का अपने पासपोर्ट ऑफिस होते हैं, तो जहाँ से आपने पासपोर्ट रिसीव किया यू हैव टू राइट दैट लोकेशन ओवर हेयर। तो उसके बाद आगे हम चलते हैं ट्रैवल डेटा। उसका ट्रैवल डेटा आ जाता है कि आपका मकसद क्या है जर्मनी में स्टे करने का। तो स्टडीज़ के लिए अगर आप जा रहे हैं, मास्टर्स के लिए जा रहे हैं, तो आपने स्टडीज़ के लिखना है। अगर आप जॉब वीज़ा पर जा रहे हैं तो वो आपने लिखना है। लैंग्वेज कोर्स पे जा रहे हैं तो वो लिखना है। बहरहाल अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हो तो ये स्टडीज़ आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे, और यहाँ पर आपने अपनी इंटेंडेड ड्यूरेशन मेंशन करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी क्लासेस सितंबर 15 ऑफ सितंबर से स्टार्ट हो रही हैं, तो आपने 10 दिन पहले की यहाँ पर डेट लिखनी है, ना कि एग्जैक्ट डेट लिखनी है। तो अगर आपकी सितंबर में क्लासेस हो रही हैं तो आपने वो 15 डेज़ बिफोर योर क्लासेस आपने वो डेट यहाँ पे मेंशन करनी है। और कब तक है? तो जाहिर सी बात है, मास्टर्स जो 2 इयर्स का होता है ऑलमोस्ट, किसी के 3 सेमेस्टर होते हैं, बट मोस्ट ऑफ द केसेस के 2 इयर्स का मास्टर्स होता है। तो आपने वो 2 इयर्स का गैप देकर आपने यहाँ पर मंथ लिख लेने हैं। तो मैंने भी यहाँ पर फर्स्ट मंथ ऑफ नवंबर 2026 लिख दिया है यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद नीचे आ जाता है आई इंटेंड टू स्टे इन जर्मनी फॉर नो लॉन्गर देन 12 मंथ्स। तो अगर आप जर्मनी में 12 मंथ्स से ज़्यादा नहीं रहेंगे तो आपने यहाँ पर मेंशन करना है यस। अगर आप मास्टर्स के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर तो ऑलमोस्ट 2 इयर्स का तो आपका स्टे होता है, तो ये आपने यहीं पर ऐसे ही रहने देना है, इसको आपने क्लिक नहीं करना। तो ये भी ट्रैवल डेटा हमने फिल आउट कर दिया। उसके बाद अब हम चलते हैं रेफरेंस पर। तो यहाँ पर टाइप ऑफ रेफरेंस क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का या ऑर्गेनाइजेशन कंपनी जो भी है वो आपने यहाँ पर मेंशन करना है। और उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन करना है, जैसे TU बर्लिन हो गई तो आपने वो मेंशन करना है, और वो लोकेशन कहाँ पर है ऑर्गेनाइजेशन की, बर्लिन में, तो आपने बर्लिन यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद किस कंट्री में? जर्मनी में, तो ये आपने जर्मनी यहाँ पर सिलेक्ट कर दिया। उसके बाद टास्क और स्कोप ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का स्कोप क्या है? तो आप एजुकेशन के लिए जा रहे हैं तो यू कैन राइट हियर एजुकेशन। फर्दर हम मूव करते हैं, ये बाकी आप छोड़ दें, इट्स नॉट इम्पोर्टेंट। ठीक है, तो उसके बाद आप आगे ये यहाँ पर देंगे स्टार लगा हुआ है, तो ये आपको ज़रूरी फिल करने हैं। विदाउट दिस यू कैन नॉट कंप्लीट योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो लास्ट नेम ऑफ कॉन्टैक्ट पर्सन, जो भी आपकी जिसने भी आपको एडमिशन दिया है यूनिवर्सिटी में, फॉर एग्जांपल जिसने आपको एडमिशन लेटर भेजा है, या जो भी आपके साथ ईमेल के थ्रू कनेक्ट है, जो भी कॉन्टैक्ट पर्सन कनेक्ट है, उसका अगर आप अपनी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो उस कॉन्टैक्ट पर्सन जो भी प्रोफेसर है तो वो आपको डिटेल पूरी उनकी वहाँ से वेबसाइट से मिल जाएगी। तो फॉर एग्जांपल अगर उनका नाम मार्क थॉमस है तो उनका फर्स्ट नेम मार्क हो जाएगा और से लास्ट नेम थॉमस हो जाएगा। मेल है या फीमेल है वो आपने यहाँ पर मेंशन कर देना है, और बाकी डेट ऑफ बर्थ को रहने दें। नेशनलिटी अगर लिखना चाहें तो लिखना है। उसके बाद वो स्ट्रीट और हाउस नंबर, ये सब उनकी डिटेल वहाँ पर आपको वेबसाइट पर मिल जाएगी। या फिर जो एडमिशन लेटर जिसके नाम पर आया हुआ है उसके नीचे सिग्नेचर हुए होते हैं उस पर्सन के या प्रोफेसर के, तो अगर आप उनकी डिटेल आप वहाँ से वेबसाइट से लेना चाहेंगे यूनिवर्सिटी से तो आपको कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी। तो आप स्ट्रीट और हाउस नंबर वहाँ से मेंशन कर सकते हैं। पोस्टल कोड भी, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी जिस शहर में जो प्रोफेसर होगा उसने उसका पोस्टल कोड वहाँ पर मेंशन हुआ होगा तो आपने वो पोस्टल कोड यहाँ पे लिख लेना है। और लोकेशन हो गई बर्लिन तो आपने वो बर्लिन लिख लेनी है, और जर्मनी कंट्री। उसके बाद वो कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर भी वहाँ पर मेंशन होगा प्रोफेसर का,
तो वो आपने यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद उनकी ईमेल भी मेंशन होगी, सो आप वहाँ से उनकी ईमेल यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। उसके बाद आता है लिविंग एक्सपेंसेस एंड रेजिडेंस डिटेल्स। सो इसमें अगर हम देखें तो ये पूछ रहा है कि आप अपने वहाँ पर अखराजात कैसे उठाएंगे, कैसे अर्न करेंगे। जाहिर सी बात है, जब मास्टर्स के लिए बंदा जाता है तो उसको ब्लॉक अकाउंट बनवाना होता है और वहाँ पर अपने कुछ पैसे उन्होंने जमा करवाने होते हैं, जो अप्रोक्सीमेटली 11,347 यूरोज होते हैं। तो आपने ये ब्लॉक अकाउंट यहाँ पर मेंशन करना है। उसके बाद इसको रहने दें, ये नो है तो नो ही रहे। अगर आपको पता है कि आपकी स्ट्रीट या फिर आपने यहाँ से एकोमोडेशन करवा ली है एडवांस में, पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश किसी भी कंट्री से आपने एकोमोडेशन जर्मनी में ले ली है, अगर आपको उस अकोमोडेशन का एड्रेस पता है तो आप यहाँ पर वो मेंशन करेंगे स्ट्रीट, हाउस नंबर। अदरवाइज़ इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, आप इसको ऐसे ही रहने दें। और पोस्टल कोड हो गया, पोस्टल कोड आपको जैसे मैंने ऊपर बताया था कि पोस्टल कोड जो आपके प्रोफेसर जिसका भी आपने दिया हुआ है पोस्टल कोड, वही आप नीचे सेम आप लिख सकते हैं। ये आपने प्रोफेसर का पोस्टल कोड और लोकेशन बर्लिन, तो ये आप वहीं पर ही मेंशन कर सकते हैं। जो बहुत से लोगों का इशू था, जिसमें बहुत से लोग परेशान हो रहे थे कि हम इधर क्या लिखें, हमने तो अभी घर भी नहीं लिया, वहाँ पर अकोमोडेशन भी नहीं ली, सो विच पोस्टल कोड्स वी कैन यूज़ है। सो आप वो प्रोफेसर का ही पोस्टल कोड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। और उसके बाद हाउ विल यू बी अकोमोडेटेड, वहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं। सिंगल रूम मैंने लिखा है यहाँ पर, फ्लैट विथ 1 रूम्स, तो कलेक्टिव अकोमोडेशन जो भी आप लिखना चाहें। उसके बाद विल परमानेंट रेजिडेंस आउटसाइड इन दी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी बी रिटेन, तो यहाँ पर यस क्लिक कीजिएगा। बेशक अगर आप नहीं आना चाहते तब भी आपने ये मेंशन करना है, ताकि आपका इसका कोई मैटर नहीं होता, इशू नहीं होता। ये आपको खाली इधर कॉन्सुलेट या एम्बेसी में, जर्मनी एम्बेसी में दिखाना होता है। अदरवाइज़ ये अगर आप यस नहीं करेंगे तो फिर इसका बैड इंप्रेशन ये जाएगा कि आप पाकिस्तान वापस आना ही नहीं चाहते, या आपने ये सोच लिया है कि आप मास्टर्स के बाद जर्मनी में ही रहेंगे, तो ये एक इंडिकेशन जाती है। ये आपने यस क्लिक करना है और यहाँ पर आपने अपने सिटी और पाकिस्तान कंट्री को मेंशन कर देना है कि मैं अपने पाकिस्तान वाली रेजिडेंसी को परमानेंट रखना चाहूँगा, उसको महफूज करना चाहूँगा। तो उसके बाद शो रिलेटिव इंटर्स एज वेल, तो इसको भी आप रहने दें, आपके साथ कोई रिलेटिव तो जा रहा नहीं है। अच्छा, इसके बाद आता है डू यू हैव हेल्थ इंश्योरेंस लॉन्ग टर्म स्टे टू फॉर दी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, तो ये आपको जाहिर सी बात है, जब आप कोरेकल अकाउंट बनाते हैं या फिर फिनतिबा, एक्सपेट्रियो, जो भी आप चूज़ कर रहे हैं, तो जब आप ब्लॉक अकाउंट बनाते हैं तो वो आपको हेल्थ इंश्योरेंस और ट्रैवल इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। और यूनिवर्सिटी आपको एडमिशन जब देती है तो वो आपसे ये रिक्वेस्ट करती है कि एनरोलमेंट के लिए हमें आपकी हेल्थ इंश्योरेंस चाहिए, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है। तो ये तो सबके पास होगी। तो आपने क्या करना है कि यहाँ पर जब आप मास्टर्स के लिए अप्लाई करें तो लॉन्ग टर्म के लिए आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस मौजूद होगी, तो आपने इसको यस क्लिक करना है। उसके बाद प्रीवियस स्टेज इन दी फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, तो ये इसको आप रहने दें। अगर आप इससे पहले जर्मनी में रहे हैं तो आप मेंशन करें, अदरवाइज़ इसको रहने दें। खैर, उसके बाद आ जाता है ये एक्सप्लेनेशन। डू यू हैव अ क्रिमिनल रिकॉर्ड, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, अगर आपका है तो आप मेंशन कर दें यस, अदरवाइज़ रहने दें। अल्लाह ना करे किसी का ऐसा रिकॉर्ड हो, बहरहाल ये जस्ट इन्होंने पूछा हुआ है, तो आपने इसको नो कर देना है। हैव यू एवर बीन एक्सपेल्ड और डिपोर्टेड फ्रॉम द जर्मनी, अगर आप ऐसे एक्सपेल में कभी निकाले गए हैं या डिपोर्ट हुए हैं जर्मनी से, तो फिर आपने यहाँ पर यस कर देना, अदरवाइज नो मेंशन करना है। ठीक है। उसके बाद आता है कि डू यू सफ़र फ्रॉम एनी ऑफ द फॉलोइंग डिजीज़, ये इन्होंने डिजीज़ मेंशन की हुई हैं। अगर आपको इनमें से किसी भी डिजीज़ से सफ़र कर रहे हैं तो वो आपने मेंशन करना है, अल्लाह ना करे किसी को बीमारी हो। बहरहाल आपने इसको नो करना है। ठीक है, ये आपके हो गए सब कंप्लीट सेक्शंस फिल आउट हो गए। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पहले से ग्रीन थे क्योंकि मैंने पहले फिल किए थे, तो जब आप भी फिल करेंगे तो ये रेड से टर्न हो जाएंगे ग्रीन में। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, यहाँ पर जाएंगे और फर्दर पर क्लिक करेंगे तो ये आपके पास पीडीएफ आ जाएगा। ये फॉर एग्जांपल आपने इसको क्लिक किया तो ये आपके पास पीडीएफ फॉर्म आ गया। अब आप इस पीडीएफ फॉर्म को डाउनलोड करेंगे यहाँ से, और डाउनलोड करने के बाद उसका प्रिंट निकलवाएंगे। उसको एडिट नहीं कर सकते। पहली मेरी बात याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है कि जो आप पीडीएफ यहाँ डाउनलोड करेंगे उसमें क्यूआर कोड बना हुआ होता है लास्ट पेज पे,
तो अगर आपके फॉर्म फिलिंग में कोई भी गलती हो गई है तो आपने क्या करना है, दोबारा आकर जर्मन एम्बेसी की वेबसाइट पर आपने दोबारा फॉर्म फिल करना है और हर सेक्शन ध्यान से भरना है। ऐसा नहीं करना कि आपने पीडीएफ को वर्ड फाइल में कन्वर्ट किया और वहाँ से एडिट करके दोबारा उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करके वो प्रिंट निकलवा लिया। तो ऐसा कभी नहीं करना, क्योंकि जो आप यहाँ पर डेटा पुट कर रहे हैं ये डेटा आपका क्यूआर कोड में उसमें स्कैन हो जाता है। तो वो जो आप सेक्शन लास्ट में देखेंगे, 3 सेक्शन 3 क्यूआर कोड के बने होंगे, वो उसमें आपका पूरा डेटा मौजूद होता है। तो ये गलती मत कीजिएगा। बहरहाल अगर आप इसमें डेट और प्लेस सिग्नेचर करना चाहते हैं तो सिग्नेचर तो आप प्रिंट लिख सकते हैं खुद ही पेन से, लेकिन अगर आप डेट और प्लेस लिखना चाहते हैं तो वो बेशक आप एडिट करके उसमें लिख दें, उसका कोई इशू नहीं है। तो आज की वीडियो उम्मीद करता हूँ कि आप सबको पसंद आई होगी और इंशाल्लाह ये तमाम दोस्तों को हेल्प आउट करेगी, क्योंकि मैं खुद इस सिचुएशन से गुज़रा था। तो मैंने सोचा कि दोस्तों के साथ शेयर करूं और उन्हें कहीं पर भी कोई तकलीफ़ ना हो, कोई परेशानी ना हो, क्योंकि इसमें बहुत से इशूज़ आ जाते हैं और ये फॉर्म फिल करना बहुत ज़रूरी होता है और एहतियात से फिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कोई गलती की गुंजाइश ही नहीं है। अगर इसमें कोई आपने गलती कर ली तो उसका बैड इम्प्रेशन आगे वीज़ा ऑफिसर के पास जाता है आपका। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।